वीडियो में मैंने आप लोगों को लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप ये बताया था, और इसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के दो कॉलम देखे थे। और उसमें जो पेमेंट वाला कॉलम है उसमें लिक्विडेटर रेमुनरेशन जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके दो प्रकार के रेमुनरेशन बनते हैं। एक होता है परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द रियलाइज्ड एसेट्स, और दूसरा होता है परसेंटेज ऑन कमीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जब कभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वह पहले बता देती हूँ कि यदि हमारे किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हमारी किसी प्रकार की एसेट्स मॉर्गेज रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के समापन पर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो क्रेडिटर वो संपत्ति बेच दें और अपना जो क्रेडिटर के रूप में मनी थी वह वसूल कर सकते हैं, और उससे अगर ज़्यादा उस संपत्ति को बेचने से प्राप्त हुई है तो जो अधिक है या जो सरप्लस है वह कंपनी को लौटा दें। और जब कभी ऐसी स्थिति में कंपनी को लौटा देते हैं, अब कौन सी राशि, एक बात ध्यान से, रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स माइनस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज इक्वल टू सरप्लस। जो सरप्लस है वह कंपनी को लौटा दी जाएगी, और वह कंपनी को जब लौटा दी जाएगी तो एक जो लिक्विडेटर है वह अपने रिसिप्ट वाले कॉलम में उसे जमा कर देगा। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर क्रेडिटर्स हैं वो स्वयं नहीं बेचें, तो ऐसी स्थिति में वह लिक्विडेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह एसेट्स बेची जाए जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के आधार पर रखी हुई है, और ऐसी स्थिति में जो लिक्विडेटर है वह उस संपत्ति को बेचेगा और उससे वसूल होने वाली पूरी राशि पर वह कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। दूसरी स्थिति होती है कि यदि बैलेंस शीट में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों आइटम हैं, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की वसूली के संबंध में जो कमीशन बनता है उसमें इन दोनों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे क्वेश्चन में अगर ये देता है कि कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, अगर ऐसी स्थिति देता है तो ऐसी स्थिति में आपको जितनी भी एसेट्स की वसूली हुई है उसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी शामिल करना है और कमीशन निकालनी है। और यदि क्वेश्चन में आपको ये देता है कि एसेट्स रियलाइज्ड, तो ऐसी स्थिति में कमीशन के समय हम एसेट्स रियलाइज्ड से जो अमाउंट प्राप्त होगा उसी पे कमीशन निकालेंगे, उसमें कैश एट बैंक और कैश इन हैंड को शामिल नहीं करेंगे। अब आइए, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह है आपके कि कमीशन का पेमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो पहला पॉइंट दे रहा है, पहले वाले दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहला फार्मूला वह है जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लिक्विडेटर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कर रहा है, उसमें से यदि उसने लीगल एक्सपेंसेस घटा दिए हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर घटा दिए हैं और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस घटा दिए हैं और फ्लोटिंग चार्ज वाला जो प्रभार वाला जो क्रेडिटर है वह भी घटा दिया है, उसके बाद में यदि उसके पास इतनी पर्याप्त राशि बचती है तो पर्याप्त राशि बचती है कि वह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में पहला वाला फार्मूला लगाया जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, ये मैं इक्वेशन बेसिस पे बता रही हूँ। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स माइनस लीगल एक्सपेंसेस माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस फ्लोटिंग चार्जेज और इक्वल टू सरप्लस। सरप्लस इतना है कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला लगेगा, और कमीशन के लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए अब हमारे पास राशि नहीं बची है या पर्याप्त नहीं बची है। तो जब कभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट करने के लिए अपर्याप्त राशि है तो हमको सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब अपर्याप्त राशि कैसे पता पड़ेगा, तो वही एक इक्वेशन बनाइए आप, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स माइनस लीगल एक्सपेंसेस माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस फ्लोटिंग चार्जेज क्रेडिटर।
तो ये घटाने के बाद में अगर आपको लगता है कि हमारे पास एसेट्स की क्रेडिटर की अपेक्षा एसेट्स कम बची हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन इनटू जितना भी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स माइनस पेमेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेज, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड क्रेडिटर फॉर प्लॉटिंग चार्जेज। ये घटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने ही है। X Limited went into liquidation with the following liability: secured creditor 20,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6,000, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30,500 और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252 और जो लिक्विडेटर को कमीशन मिलना है 3% एंटाइल्ड अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड माने जितनी भी संपत्तियों से वसूली हुई है और 1.5% आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और फिर आपको कह रहा है द सन्ड्री एसेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी इन हैंड ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज 26,000 रुपये। अब आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डेबिट में आ जाइए, अकाउंट बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट में रियलाइजेशन, ये सरप्लस कैसे बचा, आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000 के ही हैं जबकि वसूली हुई है 25,000, तो 5,000 जो ज़्यादा होते हैं वह लिक्विडेटर को मिलते हैं और वह अपने रियलाइजेशन वाले कॉलम में लिखेगा। इसी प्रकार से नीचे आपको कह रहा है कि 26,000 रुपये की और वसूली हुई है संपत्तियों से, तो 26,000 आ गए। अब इधर आ जाइए आप लोग पेमेंट में आपको कह रहा है कि सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252 लिख सकते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, फिर लीगल एक्सपेंसेस नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसके बाद में फर्स्ट नंबर लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो 51,000 पर आपके 3%, 51,000 कैसे प्रतिभूतियों से वसूली हुई है 25,000 और 26,000 ये, तो टोटल 51,000। अब इसमें अगर ये नहीं दिया हुआ है कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जो प्रतिभूतियाँ दी हुई थी वह किसके द्वारा वसूल की गई, तो हम ये मानते हुए करेंगे क्वेश्चन कि लिक्विडेटर के द्वारा ही वसूल की गई, तो ये 51,000 आ जाएंगे। फिर आपके 1.5% ऑन 22,875, ये कैसे है ये मैं बता रही हूँ। आप लोग ये देखिए कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6,000 ये घटाने, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास 31,000 रुपये थे और 31,000 में से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, 6,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और रियलाइजेशन कमीशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 1,530, इन सबको घटा के देखेंगे तो हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 30,500, उसके बराबर राशि बचनी चाहिए, नहीं बचती है तो सेकंड फार्मूला अप्लाई करना है। तो आप अब देखते हैं कितनी राशि बचती है, ये आपके नीचे नोट्स में भी दे रहा है कि 31,000 कुल है और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1,530, 252 और 6,000, तो अब आपके पास बचे 23,218, जबकि हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 30,500। तो ऐसी स्थिति में सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे और सेकंड फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला है आपने। हमारे पास जो राशि बचेगी 23,218 के आधार पर हम इस कमीशन का आंसर निकालेंगे जो 343 बनते हैं, ये 1.5% ऑन 22,875 पर 343, और ये पेमेंट करने के बाद में अगर आपके पास कोई राशि बचती है तो वह राशि बचती है आपके 22,875 रुपये बचते हैं। मतलब हम ये करेंगे अब कि 31,1873, 252, 6,000 घटा देंगे तो राशि बचेगी 22,875। हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 30,500, तो हम इसको परसेंटेज या पैसों के आधार पे भी निकाल सकते हैं, जो को आंसर में भी दिया हुआ है और आपके वर्किंग नोट में भी दे रहा है कि 75 पैसे के आधार पर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर पाए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू।